IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चंक आपका खत्म कर चुके हैं। अब हम आपके कैलकुलस को कर रहे हैं और इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है। हम कंसेप्ट्स के साथ उन एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ज़रिए हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं और फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, रिलेशंस की, स्पेसिफिकली फंक्शंस की, और अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आई वुड से ट्रिग्नोमेट्री में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो बेशक इसी बात का एक्सटेंशन होगा जो आज हम पढ़ रहे हैं। पर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होगी, तो क्यों आप पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं ले रहे हो। मेरा कहना है ऐसे हर चीज़ हर कहीं ना कहीं यूज़ होगी। जैसे कि क्वाड्रेटिक हर जगह यूज़ हो रहा होगा, लॉगरिथम हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहीं भी पूछा जा सकता है। तो IIT JEE मेंस और JEE एडवांस यही करता है, वो आपसे कोई भी कंसेप्ट किसी भी दूसरे कंसेप्ट के साथ मर्ज करके मिंगल करके पूछता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पढ़ना तो सब कुछ ही है ना, और कुछ ना कुछ पहले और कुछ ना कुछ बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ तक सवाल है, जो भी काम की बात है जो आपको पूरे मैथमेटिक्स में लगने वाली है, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री जो हम होल यूनिट पढ़ेंगे उसके अलावा, तो उसका एक अच्छा डिस्कशन अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये फंक्शंस का ही पार्ट है। हम ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, या इन्हें अभी कह लें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, फिर उसके बाद कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका एक डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। बशर्ते ये सारी चीज़ें आपके मैथमेटिक्स में ही काम आएंगी। इनके ग्राफ, इनकी डोमेन, इनकी रेंज, इनके अलग अलग इंपॉर्टेंट कुछ क्रूशियल फॉर्मूले हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप मैथमेटिक्स में हर एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो निसंदेह ये एक अच्छा पार्ट आपका है। पर बेशक ट्रिग्नोमेट्री एज अ होल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब ट्रिग्नोमेट्री पूरा वो चंक पढ़ेंगे, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो एक अलग चंक जब हम कवर करेंगे तब की बात अलग है। पर आई होप अभी आपको एजेंडा क्लियर है। जैसे हम अलजेब्रा में लॉगरिथम एज अ चैप्टर कंप्लीटली कवर करेंगे, पर लॉगरिथम एज अ टॉपिक अभी हम फंक्शंस में भी पढ़ेंगे। जब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करेंगे तो लॉगरिथम क्या होता है, कैसे उसका ग्राफ बनता है, डोमेन और रेंज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसका एक अच्छा डिस्कशन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम कर रहे हैं लॉगरिथम का करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस का किया इससे जस्ट पहले। तो मैंने ये नहीं कहा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस चैप्टर कवर कर लिया, वो हम अलजेब्रा में करेंगे, पर उसकी जितनी ज़रूरत है जो हमें कहीं जगह काम आने वाला है वो हमने किया, ग्राफ को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर, इनइक्वालिटीज़ को लेकर। आई होप आपको सारी बातें याद हैं। इसी तरीके से ये चैप्टर आपको बहुत हद तक कई सारी चीज़ें सिखा देगा। आई होप आपको यकीन है चीज़ें कैसे हो रही हैं। विद दैट, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके फंक्शन साइन एक्स के साथ चीज़ें शुरू करूँ तो आपको समझाऊँ, तो पहली बात तो अभी फ़िलहाल बस आप ये मान लीजिए कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। हम क्यों मान ले सर, मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों दिखता है, पर अभी फिलहाल बस आप मेरी इस बात पर यकीन कर लीजिए कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये एक साइनोसोडल वेव होती है। जब आप एक्स की अलग अलग, थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं तो आपको वाई की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, और फिर आप उनको क्लब करते हैं तो एक ग्राफ, एक कर्व, एक वेव बनती है ना। और वो कुछ इस तरीके से दिखती है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट ऑफकोर्स समवॉट लाइक दिस, है ना। बहुत ही प्रॉपरली मैंने नहीं बनाया, बट कोशिश की है कि चीज़ें आपको मैं समझा पाऊँ, और इस तरीके से वो चलेंगी, है ना। इस तरीके से चीज़ें कुछ निकल रही होती है ना। अब क्या हो रहा होता है सर, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि अब चूंकि मैं इसे कई बार देख चुका हूँ, मैंने इस ग्राफ को कई बार स्टडी किया है, कई बार यूज़ किया है, तो मुझे वैल्यूज़ याद हो गई हैं। एंड ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, कुछ वक्त के बाद आप भी बहुत अकस्टम्ड, एक्विंटेंस, यूज टू हो जाएंगे सारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के साथ। जैसे अगर मैं बात करूँ एंगल थीटा, या उसे अभी फिलहाल कह लें एक्स की सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ लिखूँ और y की सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखूँ, तो आप ये पाएंगे कि साइन एक्स जो आपका फंक्शन है वो हमेशा आपका -1 से 1 के बीच की ही सारी वैल्यूज़ अटेन करता है। बशर्ते ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस पर -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले सकता है, इसमें से कोई परेशानी नहीं होती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, ये जो वैल्यूज हैं कैसा पैटर्न कैसा बिहेवियर दिखाती हैं, तो पहली बात तो 0 पर साइन एक्स जो होता है, आई एम रियली सॉरी, 0 पर जो आपका साइन एक्स होता है वो 0 होता है, फिर अगली बार वो पाई पर वापस 0 होता है, फिर 2 पाई पर वो वापस 0 होता है, फिर 3 पाई पर वो वापस 0 होता है। नॉट जस्ट दैट, अगर नेगेटिव साइड पर जाए तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सब पर भी 0 होता है। इससे मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं कुछ पैटर्न्स आपको समझाना चाह रहा हूँ जिन्हें याद रखकर आप इन प्रॉब्लम्स को और अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ इस फंक्शन को स्टडी करूँ तो। दूसरी बात आप पाएंगे कि सर जब जब आपके पास कुछ इस तरीके से मिलती हैं, जैसे पाई बाई 2 है ना, जैसे कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2, जिसे मैं कहूँगा 3 पाई बाई 2, कुछ गलत तो कर रहा हूँ मैं क्योंकि 3 पाई बाई 2 तो यहाँ आना चाहिए, ये 5 पाई बाई 2 होगा, है ना, रियली सॉरी, 2 और 3 के बीच में ढाई आता है तो दैट्स 5 पाई बाई 2, है ना। जैसे कि यहाँ माइनस पाई बाई 2 होगा, लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये कितना होगा, माइनस आई बिलीव कितना 3 पाई बाई 2। तो कुछ चीज़ों को लेकर अगर मैं आपसे ओपिनियन अपना डिस्कस करूँ तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं सर जहाँ पर आपको साइन थीटा या साइन एक्स कितना मिलता है 1। सिमिलरली कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे कि क्या 3 पाई बाई 2, जैसे वहाँ होगा 7 पाई बाई 2, जैसे यहाँ रहा माइनस पाई बाई 2। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पर आपका साइन एक्स क्या मिल रहा होता है, -1। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही है। जैसे कि अगर मैं कुछ और बातें करूँ तो देखो सर, 0 से पाई ले लिया या 2 पाई से 3 पाई ले लिया तो ये वो जोन्स हैं जहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव। माइनस पाई से 0 ले लिया, पाई से 2 पाई ले लिया, 3 पाई से 4 पाई ले लिया, ये वो x की वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो कुछ बातें, कुछ वैल्यूज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ऑब्जर्व करें, ऑल्दो इनको अच्छे से हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब एक चैप्टर की तरह हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो सर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इस फंक्शन के डोमेन को देखूँ तो ये सारी रियल वैल्यूज़ होंगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी। अच्छा सर, इसकी रेंज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से मैं सॉर्टेड हूँ। रेंज जो है सर वो आपकी इसके लिए -1 से 1 तक है, क्योंकि इसके बियॉन्ड ये नहीं जा रहे। ना तो ये -1 से कभी छोटा होगा, ना ही ये +1 से कभी भी बड़ा होगा। क्या एक ग्राफ अच्छे से समझ आ रहा है? कुछ और ज़रूरी बातें जो हमने डिस्कस की, इन्हीं को लेकर क्लैरिटी लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आप खुद सोच के देखो सर, जब आपका साइन एक्स -1 से 1 के बीच है तो आप क्या ओपिनियन रखते हो मॉड ऑफ साइन एक्स को लेकर? ये कहाँ से कहाँ तक होगा? या फिर अगर मैं साइन एक्स का स्क्वायर कर दूं तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? आप खुद दिमाग लगाओ ना। -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज का अगर मैं स्क्वायर कर दूं या मॉड कर दूं तो वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी? वो सब आपकी कहाँ से कहाँ तक होंगी सर? वो सब वैल्यूज आपकी 0 से 1 तक होंगी, क्योंकि अब सारी नेगेटिव वैल्यूज हट जानी है। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? और वो क्या कहना चाह रहे हैं, और एक और वो बात कहना चाह रहे हैं जिन बातों को लेकर मैं आपसे एक डिस्कशन कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार डिस्कस अगर करें तो साइन 0 कब होता है सर? देखो सर, 0 कब कब हो रहा है? अगर मैं साइन एक्स से पूछूं कि आप 0 कहाँ कहाँ होते हो तो बोलेगा 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस पाई पर, -2 पाई पर। तो मतलब अगर मुझे कभी भी लाइफ में मिलता है साइन एक्स का वैल्यू 0, तो मैं बस ये नहीं कहूँगा कि एक्स की वैल्यू 0 है, मैं ये कहूँगा कि सर फिर एक्स की वैल्यू पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकती है, वो पाई का कोई भी एक मल्टीपल हो सकती है। मैं नेचुरल क्यों लिख रहा हूँ, मैं जैसे क्या लिखूँगा, इंटीजर। आप देखो ना, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, इन सब पर आपका साइन एक्स कैसा हो रहा है, 0। जैसे कि मुझसे कोई कहे कि साइन एक्स जो है आपका वो कैसा है भाई 1, तो आई होप आप देख पा रहे हो साइन एक्स 1 उसने खुद जनरलाइज करके लिखा, कैसा, 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, कि पाई बाई 2 का वो मल्टीपल जो कि पाई बाई 2 का वो मल्टीपल जिसे 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर मिलता है। इसका क्या मतलब? अब देखो ना, पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 1, पाई बाई 2 का यहाँ पर मल्टीपल कौन सा है 5, तो आप देखो ना 1 5, और इसके बाद अगला क्या मिलेगा? अगला मिलेगा आपको 9। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा, ये 3 -3 पाई बाई 2। आप -3 पाई बाई 2, -3 को देखो ध्यान से, -3 में -1 एक बार और किया होता तो क्या मिल जाता? -4। आप समझ पा रहे हो क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी साइन एक्स 1 के इक्वल मिले तो मैं बड़े आराम से जनरलाइज कर पाऊंगा कि सर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना, -3 पाई बाई 2, ये वो सारे उस कैटेगरी के मल्टीपल्स हैं पाई बाई 2 के, जो कि किस तरीके के हैं भाई, जो कि 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देते हैं। ये x की वो सारी वैल्यूज हैं। क्या ये साधारण सी बात आप सभी को समझ आई?
सर इसी तरीके से आप और कंक्लूजन्स दे सकते हो कि हाँ, जैसे साइन एक्स हमने पता किया 1 कब कब होता है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये रिपीट हो रहा है, तो महज एक ही एक्स की वैल्यू से नहीं होगी चाहे 1 होगा, ऐसे रिपीटेटिवली पैटर्न में आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, है ना। ये मैनी टू वन फंक्शन है, अगर आप चीजें और अच्छे से सोच पा रहे हैं तो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सर साइन एक्स की वैल्यू कब कब -1 होगी, तो मैं कहूँगा सर जब जब एक्स कैसा होगा, गौर से देखो, आप खुद पैटर्न देख पाओगे, इस बार समझो। 3π/2, आप सुन रहे हैं क्या 3π/2 मतलब क्या? आप देखो 3π/2 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा होगा 7π/2, आप देख पा रहे हो अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो। जैसे यहाँ पर क्या है -π/2, अगर अभी इसको नेगेटिव पार्ट को लेकर कंफ्यूज्ड भी हो तो 3π/2 4 के टर्म्स में सोचो। पहली बात तो π/2 के सारे कैसे ऑड मल्टीपल्स है, क्योंकि π/2 का अगर इवन मल्टीपल होगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स कैसे होंगे, या तो 4 के मल्टीपल से एक कम होंगे या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होंगे। सॉरी, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो ये कैसे मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल से एक कम, और 4 के मल्टीपल से एक कम होना मतलब क्या, मतलब 4n-1 फॉर्म में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो जैसे यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जो n था ये क्या था स्टूडेंट्स, ये जो n था ये कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर जब -1 आ रहा है तो भी हैं तो π/2 के ही मल्टीपल, लेकिन इस बार कैसे, इस बार 4n-1 फॉर्म के, यानी 4 के मल्टीपल से कैसे, 4 के मल्टीपल से एक कम, यानी आई होप अब आप बात समझ पा रहे हो। और इस तरीके से n जो है वो आपका क्या है यहाँ पर इंटीजर। क्या ये पैटर्न्स आप देख पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल कल को मुझसे किसी ने पूछा होता कि साइन एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, तो आई होप आप पैटर्न देख पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछता कि सर साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं क्या कहता, मैं कहता सर ये एक्स की इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। जैसे पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करना, आपको क्लिक करेगा। देखो सर -2π से -π, आप सुन रहे हैं क्या? जैसे कि 0 से π, 2π से 3π, मतलब सर पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल तक, पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल तक, पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल तक। मतलब अगर मैं इसे सिंपल सी लैंग्वेज में कंक्लूड करूं, पाई के इवन मल्टीपल से लेके पाई के ऑड मल्टीपल तक, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर पाई का इवन मल्टीपल मतलब क्या 2n पाई, और पाई का ऑड मल्टीपल क्या, वो हो जाएगा 2n + 1 पाई। अगर ऐसा कुछ है तो इस दरमियान, यहाँ पे ऑफ कोर्स n क्या है, n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, आप n की कोई भी वैल्यू रखिए। जैसे कि मान लो 0 रखा तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो देखो 0 से पाई। आई होप आप समझ पा रहे हो, अब 0 से पाई। अच्छा, इस तरीके से अगर कोई भी जोन में चुन लूँ तो उस जोन में आपका ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये एक्सप्रेशन साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन ये तो एक जोन बताया, मैं ओवरऑल पूरा बताना चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल पूरा जब बताना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर आपका यूनियन, आप क्या लेंगे यूनियन। जैसे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ इसी बात को, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ जैसे कुछ वैल्यूज आती चली जा रही यूनियन। फिर आप क्या लिख रहे हो सर, आप लिख रहे हो -2π से -π, फिर -π से 0 तो लोगे नहीं आप, फिर क्या लोगे सर, आप लोगे 0 से π, है ना। फिर आप क्या लोगे, π से 2π नहीं लोगे, तो फिर उसके बाद आप क्या लोगे, उसके बाद आप लोगे 2π से 3π। मतलब क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे करके यूनियन चलता जा रहा है। जैसे हम समेशन लिखते हैं, आई होप आप समझते हो, जैसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर आपको बातें याद आ रही हैं, समेशन में हम क्या करते हैं, समेशन में हम ऐसा लिख देते हैं जैसे मेरे पास कुछ सेम पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि मुझे कुछ सेम पैटर्न दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, जैसे कि लेट्स से लिख रहा है मुझे क्या, मुझे दिख रहा है 1 स्क्वायर, है ना, +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर, ऐसा दिखता चला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात लिख देता हूँ, इस समेशन को मैं क्या लिख देता हूँ, इस समेशन को मैं लिख देता हूँ कि सर आपने कोई एक वैल्यू ली है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, है ना, आपने कोई एक वैल्यू ली है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, है ना। जैसे कि कहाँ तक गया, जैसे कि लेट्स से गया n स्क्वायर तक, है ना। तो आपने कोई एक वैल्यू ली है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो और उसका आप सम करते चले जा रहे हो, लेकिन वो वैल्यू जो है वो आपकी 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक। मतलब पहले रही वो 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट होता कहीं, प्रोडक्ट कैसे होता है सर, जैसे प्रोडक्ट लिखा होता है आपका क्या, वो लिखा होता है लेट्स से 1 × 2 × 3, ऐसा लिखा होता है ना कहीं तक। तो उस प्रोडक्ट को ही लिखने का एक और तरीका क्या होता है, जैसे अभी बीच में साइन सम था तो हमने समेशन साइन लगाया, अभी बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल रिजर्व्ड है, पाई। तो आप क्या कर रहे हो, एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लेकिन वो नंबर कैसा है सर, वो नंबर आपका जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो एक बार वो 1 हुआ, फिर × 2 हुआ, फिर × 3 हुआ, फिर ऐसे करते करते गए। तो ये आपके तरीके हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं बातों को लिखने के। जैसे यहाँ पर मेरे यूनियन में मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया, मुझे यूनियन में एक पैटर्न दिखाई दिया। यूनियन में क्या पैटर्न दिखाई दिया कि
पाई के किसी इवन मल्टीपल से ऑड मल्टीपल तक जाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यूनियन लेना है। अच्छा, मुझे यूनियन कैसा लेना है सर, मुझे n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, n की वैल्यू आपकी एक इंटीजर है, मैं अब नहीं कहना चाह रहा क्योंकि n की वैल्यू -∞ से +∞ तक जा रही है, पर बस इतना याद है मुझे कि n आपका क्या है, n आपका टेक्निकली क्या है, एक इंटीजर है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यूनियन 2n पाई से 2n + 1 पाई जैसी कुछ वैल्यूज, जहां पर ऑफकोर्स मैं जान पा रहा हूँ n क्या है, एक इंटीजर, और इन सब पेयर्स का मुझे क्या लेना है, यूनियन। अगर आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो तो क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है, बहुत सॉर्टेड से मैनर में। ये जो है आपने क्या लिया है, ये आपने यूनियन लिया है, बहुत कंफ्यूजिंग सा तो नहीं है। यूनियन पे भी आप सैम्पल लिख सकते हो, पर ये सॉर्टेड सा है, सारे इवन से ऑड पाई के मल्टीपल्स तक, तो वो हमने यहाँ लिख ही दिया है और इनको डिफाइन कर दिया है, तो इन सबका क्या लेना है, यूनियन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है, बहुत अच्छे से, बहुत साफ तौर पर समझ आ रही है। अच्छा सर, ऐसे ही अगर कोई कहता मुझसे कि sin x की वैल्यू कब नेगेटिव है, बस सवाल है, बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं, तो sin x की नेगेटिव वैल्यूज कब है सर, उल्टा, जब वो पाई के ऑड मल्टीपल से पाई के इवन मल्टीपल तक जा रही है, देखो ना, पाई के ऑड मल्टीपल से पाई के इवन मल्टीपल तक जा रही है, तो इस केस पे मैं क्या कहता, इस केस में अगर मुझसे कोई कहता कि sin x जो है आपका सर वो लेट्स से नेगेटिव है, तो मैं किसके लिए कहता, वो x की वैल्यूज मुझे दिख रही होती सर, कैसी, आई होप अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, यूनियन ले लेना है मुझे, किसका, पाई की ऑड मल्टीपल से, यानी क्या, अब ऑड मल्टीपल में थोड़ा ध्यान रखना है ना, जैसे कि आप ये मत कह देना, जैसे कि मैं लेता हूँ जैसे 2n - 1 टाइम्स पाई, सुनिएगा ध्यान से, और क्या 2n पाई, है ना, आप ऐसा नहीं लिख सकते 2n + 1 पाई से 2n पाई तक, उसमें तो आप ऐसा लिख दे रहे हो 5 पाई से 4 पाई तक। अब ये तो तरीका गलत हुआ ना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पाई से 2 पाई तक। जैसे आप n की वैल्यू ट्राई करो 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 1 यानी पाई, और यहाँ 1 ट्राई किया तो 2 पाई, तो पाई से 2 पाई आपको ऐसे लिखना होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप 2n + 1 पाई से 2n पाई तक नहीं लिखोगे, वरना आप मैथमेटिकली उसे गलत लिख रहे हो। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं, बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात हम मिस कर रहे हैं, वो क्या, कि अगर कभी भी कोई कहे कि sin थीटा sin अल्फा के इक्वल है, पहली बात तो हम इसे sin c - sin d के फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त फॉर्मूले जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। पर अभी मैं ग्राफ के थ्रू एक हल्का सा आइडिया देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई वैल्यू है ना, कोई वैल्यू हमसे उठाकर कही कि सर ये जो वैल्यू है ये थीटा की या एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए वैल्यू होगी, तो मैं कहूँगा सर देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ ग्राफ में वो कहाँ कहाँ मिल रही है, तो जैसे ये रही वो वैल्यू, फिर वो ये रही वैल्यू, है ना, फिर वो वैल्यू ये रही, फिर वो वैल्यू ये रही, इसी तरीके से वो वैल्यू आपको यहाँ कहीं मिलेगी, फिर वो वैल्यू यहाँ में। तो पहली बात तो कोई भी अगर वैल्यू है तो पीरियोडिकली वो मिलती चली जाएगी। मतलब अगर कोई कल को मुझसे कहे कि आपका जो sin x है ना, वो sin अल्फा के इक्वल है, तो मैं बस ये तो नहीं कहूँगा ना कि x जो है वो अल्फा के इक्वल है, इसके अलावा x और भी कई सारी वैल्यूज़ ले सकता है। तो और क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, ज़रा उस पर बात करते हैं। सर देखो, पहली बात तो हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी है वो तो वही होगी, क्या, अल्फा, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बिटवीन -π/2 एंड π/2। बट आप समझो ना बात को सर, कहना है से कि अगर ये डिस्टेंस अल्फा है तो टेक्निकली ये डिस्टेंस भी तो अल्फा है, तो शैलाई से ये टोटल डिस्टेंस पाई है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा, ये होगा पाई माइनस अल्फा। बस एक पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सेम टेक्निकली ये जो डिस्टेंस है ये भी तो अल्फा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस अल्फा। क्या आपको पैटर्न दिख गया? और उस तरीके से ये डिस्टेंस भी तो अल्फा है, पर ये 3 पाई से अल्फा पीछे आ रहे हो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा। डू यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि सर पाई के ऑड मल्टीपल से अल्फा डिस्टेंस आगे जाओ और पाई के इवन मल्टीपल से अल्फा डिस्टेंस पीछे। और इसको लिखने का तरीका है, आपके पास पाई का कोई ना कोई मल्टीपल है, अब अगर वो ऑड है तो सबट्रैक्ट करना है, और अगर वो इवन है तो ऐड करना है, और इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्या इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है? मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझ आ जाए उतना समझाने के लिए ये एक फॉर्मूला हमारा बना है। मैंने अभी सिर्फ आपके सामने sin x को प्रस्तुत करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि sin x कैसे बिहेव करता है, कब वो ग्रेटर देन 0 होगा, कब वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब वो 1 होगा, कब -1 होगा, sin x sin अल्फा के इक्वल है तो क्या होगा, पूरी एक कहानी। मेरा यकीन करिए अगर ये बातें महज आपको याद रह गई तो पूरे मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बातों को लेकर तो कोई ज़्यादा तरीके से परेशान नहीं कर पाएगा। कुछ भी सोचना होगा ना, आप इस तरीके से सोच पाएंगे। और ये सारी बातें कहाँ से हमने निकाली, ये सारी बातें ग्राफ से निकाली। तो इनके सर मुझे ये सब रटना पड़ेगा क्या? मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इन्हें रटें, आप याद करें। मैं कहूँगा फटाफट कहीं भी फंसो तो फटाफट ग्राफ बना लो, ये ग्राफ आइडिया रहना चाहिए। मैं कैसे याद रखता हूँ कि sin x 0 से पास होता है, cos x 0 पर 1 हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। cos x का भी 2 मिनट में बन जाएगा और उसमें भी मैं सारे रिजल्ट्स आसानी से निकाल पाऊंगा। पर सबसे पहले तो ये रिजल्ट्स याद रखने या रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो।
अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आप आई थिंक सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे। अगर साइन एक्स के ग्राफ को लेकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है तो एक काम करते हैं, आप कॉस एक्स को लेकर बिल्ड करते हैं, आपका साइन एक्स का स्टैंडर्ड ग्राफ है, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो, है ना, इसी से हमने सारी चीज़ें बिल्ड करी हैं। और कुछ बातें उसने कही कि हमने ऑब्जर्व किया कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो बार बार अपनी बात को दोहराता है, अपनी बात को रिपीट करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो सर, जो वैल्यू -π/2 से π/2 तक मिली वो वापस आपको मिलेंगी, वही सारी वैल्यूज वापस आपको मिलेंगी। आप देखो ना, जो -π/2 से π/2 तक आपको वैल्यूज मिली वही वैल्यूज आपको वापस मिलेंगी। ऐसी कौन सी वैल्यूज जो नहीं मिल रही है? आप देखो π/2 से 3π/2 तक वापस आपको सारी वैल्यूज मिल रही हैं। मतलब ये अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, कि इटरेशन में चलता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं बेशक इसको कह सकता हूँ कि ये जो जोन है इसका -π/2 से π/2 तक का, ये जोन बार बार रिपीट होता है, ये पार्ट बार बार रिपीट होता है। और अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, -π से π वाला हिस्सा उठा के बार बार रिप्लेस करो। अब देखो ये वाला हिस्सा, अगर और क्लैरिटी के लिए अगर मैं समझाऊँ तो रियली सॉरी, -π से +π तक का हिस्सा, ये हिस्सा आप देखो, ये पकड़ के चलो, आप ये हिस्सा उठा लो, आप ये हिस्सा बार बार उठा के रखो, रिप्लेस करते जाओ, ये बस यही बनता चला जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आई होप अब आपको बातें समझ आ रही हैं जो मैं कहना, समझाना या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से फंक्शन चलता है और यही बातें यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा है वो, कि इसका पीरियड कितना है, 2π। जो वैल्यूज है वो -π/2 से π/2 के बीच की ही हैं, सारी बीच की ही हैं, मतलब -1 से 1 तक की हैं। लेकिन ये -π से π तक का ये जो जोन है, यही बात इटरेट होती है। π से 3π में भी यही सेम जोन इटरेट हो रहा है ना। माइनस आपका क्या 2π से -3π से -π के लिए भी चीज़ें वैसी ही रिपीट हुई हैं। तो क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि बात बस इतनी सी है कि अपने आप को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है। ये एक इटरेटिव, ये एक पीरियोडिक, ये एक रिकरिंग, ये एक रिपीटिंग फंक्शन है, याद रहेगा। और वो किस लेंथ को रिपीट करता है, 2π लेंथ को। और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इस फंक्शन का पीरियड। हम पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिस्कस करेंगे, बट चूंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात निकली है तो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के थ्रू इसे ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है ना। एक और बात आप ध्यान से रखिएगा याद, कि कोई भी कर्व, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन की परिभाषा क्या होती है वो याद रखना, कि अगर उसमें मैं x की जगह -x पास करूँ, तो अगर मुझे -f(x) मिल जाए तो हम उसे ऑड फंक्शन कहते हैं। सर कुछ तो भी पढ़ा रहे हो आप, मेरा यकीन करिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन एक्सप्लिसिटली पढ़ेंगे, पर चूंकि अभी बात निकली है और ये बातें अगर अभी ही कर ली जाएं तो और अच्छा रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, यानी कि अगर मुझसे कभी कोई पूछे साइन माइनस लेट्स से π/3 की वैल्यू, तो मैं कहूँगा कुछ मत सोचिए, आप -sin π/3 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये एक ही बात है। इसको कहने की वजह ग्राफिकली अगर मैं बोलूं तो जैसा ओरिजिन के इस तरफ बन रहा है वैसा ही ओरिजिन के इस तरफ बन रहा है, जैसा ओरिजिन के इस तरफ ग्राफ बन रहा है वैसे इस तरफ बन रहा है। मतलब अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं एक ऑड फंक्शन। याद रहेगी ये बात, भूलेंगे तो नहीं। चलो, तो दो बातें हमने पता किया, ये पीरियोडिक और एक ऑड फंक्शन है। तीसरी बात आप खुद सोचो, मेन इवन पता करने का तरीका हमने क्या सीखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और हम देखेंगे कि y की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए मुझे x की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब x की मल्टीपल वैल्यूज के लिए y की एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ये होगा क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो दिस इज क्वाइट एविडेंट एंड एपरेंट दैट दिस इज गोइंग टू बी मेनी वन फंक्शन। टेक्निकली सच कहूँ तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पीरियोडिक और मेनी वन होते हैं, और वो इवन और ऑड में भी लगभग सारे ही कैटेगराइज किए जा सकते हैं और सब कुछ ही किया जा सकता है। क्या बात आपको समझ आई? साइन एक्स को लेकर हर एक बात क्लियर है क्या? अगर साइन एक्स समझ आए तो मूव करते हैं अब हम किस पर, कॉस एक्स पर। कॉस एक्स को लेकर जब मैं सारी बातें करूंगा तो मैं फिर से यही आइडिया लूंगा सर कि एक काम करते हैं, बनाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कॉस एक्स के ग्राफ में चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, सेम ही ग्राफ है, बस थोड़ी सी चीज़ें शिफ्ट होती हैं। कैसे शिफ्ट होती हैं ध्यान से सुनना। जैसे ये रहा मान लो आपका क्या, वाई एक्सिस। अगर ये है आपका वाई एक्सिस तो मैं एक्स एक्सिस को कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्सिस आपके सामने सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। अब अगर मैं कॉस एक्स के ग्राफ को बनाऊं तो साइन एक्स का ही ग्राफ है, याद रखिएगा, सेम चीज़ें वही हैं, साइनोसोइडल वेव है, बस इस फंक्शन में चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी। गौर से सुनिएगा, इस बार चीज़ें आपकी कुछ ऐसी चल रही होंगी, है ना। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, मतलब अच्छा मतलब अगर मैं सिमेट्री ढूंढूं तो बहुत सिमेट्रिकली नहीं बना पाया हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें मैं दिखाने या समझाने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। इस बार अगर मैं कॉस एक्स में आपसे पूछूं तो कॉस एक्स भी आपका -∞ से +∞ तक जाता है और -1 से 1 तक एग्जिस्ट करता है। यानी अगर मुझसे कोई कॉस एक्स की डोमेन पूछेगा, है ना, तो मैं कहूँगा
कि ये x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, और अगर cos x की रेंज पूछेगा तो मैं कहूँगा ये -1 से 1 तक होता है। क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि cos x का मॉड कहाँ से कहाँ तक होगा? सर साफ बात है, अगर आप cos x का मॉड पूछें या फिर आप cos x का स्क्वायर कर दें, ये तय बात है कि ये आपकी हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 से 1 तक होगी, क्योंकि अब आपने सारी -1 से 1 की -1 से 0 की वैल्यू को आपने 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या, मैं इस ग्राफ को लेकर थोड़े पॉइंट्स आपको डिनोट करता हूँ। ये मैंने कई बार बनाया है तो मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा कि इस तरीके से चलता है। π/2 है ना, ये होता है पाई, ये हो जाता है आपका 3π/2, ये आपका होता है 2π, और ये क्या हो जाता है भाई आपका, ये पॉइंट जो यहाँ पर वैनिश हो रहा होता है ये हो जाता है आपका 5π/2, और इस तरीके से चल रहा होता है ना। आपको खुद चीज़ें दिखेंगी, बस गौर से सुनते और समझते चले जाइएगा। जैसे ये हो जाता है -π/2 है ना, ये हो जाता है आपका -π, और ये होगा क्या आपका -3π/2। आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, और बस वही चीज़ आपकी हेल्प करेगी चीज़ों को वर्कआउट करने में। जैसे फिर से वही बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ कहाँ 1 होता है, तो आप कहेंगे सर देखो 0 के बाद 2π, आई होप आपको दिख रहा है। जैसे कि 0 से पहले -2π, तो मैं कहूँगा जब जब मुझसे कोई कहे कि cos x बताओ कब कब क्या होता है 1, तो मैं कहूँगा cos x अगर 1 होता है तो ये कब कब होता है सर, जब जब x जो है आपका किस कैटेगरी का हो, पाई का कोई इवन मल्टीपल, क्योंकि देखो ना 0 के बाद 2π, तो पाई के सारे इवन मल्टीपल्स पर, इवन मल्टीपल मतलब क्या, पाई के सारे इवन मल्टीपल मतलब 2n पाई कैटेगरी, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपका जो n है ये क्या है, ये n जो है सारे ये क्या है, इंटीजर्स। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से, है ना। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई पूछता कि सर cos x कब कब -1 है, cos x आपका कब कब -1 है, तो फिर से पैटर्न आप नोटिस करिए। -1 कब कब है सर, देखो पाई पर है, 2π पर 1 गया है तो 3π पर -1 होगा। जैसे -π पर है, -3π पर होगा, मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स पर, मतलब जब जब x कैसा है, पाई का कोई ऑड मल्टीपल, अगर ये पाई का कोई ऑड मल्टीपल है तो डेफिनेटली आपके पास जो ये कैटेगरी है 2n + 1 टाइम्स पाई, इसमें cos अगर आप पास करें तो डेफिनेटली वो क्या होगा, -1 वैल्यू। कोई परेशानी? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं पूछूं सर cos x 0 कब कब होता है, तो आई थिंक ये भी आप कह सकते हो सर cos x के 0 होने को लेकर भी ज़्यादा कोई संदेह नहीं है। cos x 0 कब कब हो रहा है, गौर से देखो सर, cos x 0 होता है कब, -π/2 पर, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। मतलब एक मजेदार सी बात है सर, π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पर, π/2 का इवन मल्टीपल अगर हुआ तो वो तो पाई 2π ऐसा भी बनने लगेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि π/2 का कोई रैंडम मल्टीपल नहीं लेना है, π/2 का एक ऑड मल्टीपल लेना है। तो मैं कहूँगा कि जब जब x जो है आपका वो π/2 का एक ऑड मल्टीपल है, वो जब जब π/2 का एक ऑड मल्टीपल है, तो उस केस में आपको cos x क्या देगा, 0 वैल्यूज। आई होप यही सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हैं। देखो cos x 0 कब है, जब π/2 का ऑड मल्टीपल है, cos x 1 कब है, जब पाई का इवन मल्टीपल है, और cos x -1 कब है, जब पाई का आपका ऑड मल्टीपल है। ये तीनों बातें समझ आई, और ये सारी बातें आई होप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ काम की बातों पर। पहली बात तो सर cos x cos अल्फा के कब इक्वल होता है, ज़रा गौर से देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ये सही बात है। और इसका एक कारण है cos x का एक इवन फंक्शन होना। सर अब ये क्या नई बात लाए हो, जैसे ऑड फंक्शन होते हैं वैसे इवन फंक्शन भी होते हैं। इसका क्या मतलब है उसे ही समझते हैं, ध्यान से सुना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वैल्यू है, लेट्स से एक वैल्यू है और वो मुझे ढूंढनी है, तो आप खुद कहेंगे कि सर वो तो ढूंढना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि समझो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक वैल्यू है ना, मैंने एक वैल्यू ढूंढनी चाहिए ये, है ना, और ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये क्या है, ये है अल्फ़ा। मतलब कोई मुझसे कह रहा है कि cos x जो है वो cos अल्फ़ा के इक्वल है, कोई मुझसे कहता है कि cos x जो है वो cos अल्फ़ा के इक्वल है, तो क्या आप कह देंगे कि x अल्फ़ा के इक्वल है? जी नहीं, x अल्फ़ा के बेशक इक्वल होगा, पर चांसेस हैं कि कुछ और भी हमें मिले। जैसे ये डिस्टेंस अगर मैं आपसे मांगूँ, मैंने कहा होता कि मुझे ये वाले डिस्टेंस बताइए, तो ये डिस्टेंस भी आप कहते हैं अल्फा, सिमेट्री है, जैसा ये इधर जा रहा है वैसे उधर जा रहा है। पर ये पॉइंट डिस्टेंस वाइज भले ही अल्फा हो, पर ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा -अल्फा, ये होगा +अल्फा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, सिमिलरली अगर सेम लॉजिक से मैं आपसे बात करूँ तो गौर से देखो, ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट होगा, आप समझो जैसे 0 से अल्फा डिस्टेंस आगे और अल्फा डिस्टेंस पीछे मुझे पॉइंट मिले, ऐसे ही 2π से अल्फा डिस्टेंस पीछे मतलब 2π - अल्फा, और 2π से अल्फा डिस्टेंस आगे मतलब 2π
प्लस अल्फा पर मुझे पॉइंट मिलेगा एंड सेम इज गोइंग टू हैपन हियर एज वेल। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो पाई के इवन मल्टीपल्स हैं ना, जो पाई के इवन मल्टीपल्स हैं उनसे अल्फा डिस्टेंस आगे और अल्फा डिस्टेंस पीछे आपको वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? और n क्या है यहाँ पर वापस? n जो है आपके कोई भी इंटीजर वैल्यू है। बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से भी प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अभी मैं ग्राफिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें याद ना रहें और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो। बट ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप ब्रेन में इस ग्राफ को विजुलाइज कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में दिख जाएगी कि हाँ सर 1 कब होता है, -1 कब होता है, 0 कब होता है। आपको जनरलाइज करके कह दोगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अब अगर मैं बात करूँ सर कि cos x आपका कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है, तो वापस आप ये बात निकाल सकते हैं। सर cos x को लेकर अगर मैं पॉजिटिव होने को लेकर आपसे बात करूँ तो साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? -π/2 से π/2, फिर 3π/2 से 5π/2। क्या आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि अगर यहाँ पर देखता तो -5π/2 से 3π/2, मतलब ओपिनियन सॉर्टेड है। ओपिनियन क्या है सर? कि अगर मुझसे कोई पूछे कि cos x कब पॉजिटिव है, मैं इक्वल टू 0 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ cos x कब पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं कहूँगा x की कैसी वैल्यू सर? x की वो सारी वैल्यूज जो कि कैसी हैं, ध्यान से देखो, π/2 के मल्टीपल्स हैं, पर कैसे आप समझना। ये जैसे अगर यहाँ 3 दिख रहा है तो ये 5 दिख रहा है, तो पहली बात तो 4n + -1 वाली फॉर्म में होगी, पर ये कैसी फॉर्म है? 4n - 1, और ये क्या है? 4n + 1। यानी मुझे कैसा यूनियन लेना है? मुझे यूनियन लेना है 4n - 1 टाइम्स π/2 से कहाँ तक? 4n + 1 टाइम्स π/2 तक का। क्या है कहानी? सॉर्टेड सुलझी हुई सी समझ आ रही है आप सभी को? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत आई होप नहीं है। इसी तरीके से इन केस मुझसे कोई पूछता कि cos x कब नेगेटिव है जरा बताओ सर, तो मैं क्या कहूँगा भाई कि cos x जो आपका नेगेटिव है वो क्या होगा? गौर से सुनना, cos x जो नेगेटिव है, फिर से सिंपल सी बात, -3π/2 से -π/2। चलो यहाँ देखो, π/2 से 3π/2 मतलब क्या? मतलब सर बात साफ है। इस बार क्या? इस बार आपका 4n + 1 वाले वर्जन से 4n -1, लेकिन गड़बड़ कुछ है सर। गड़बड़ क्या है सर? पहले से इस वाले पार्ट को देखो, इसको आप समझ पा रहे हो कि हमने 4n - 1 π/2, एक सेकंड ना, मैंने कुछ तो गलत लिखा है। अच्छा, इसने उसको 2n π से π/2 सब्ट्रैक्ट और ऐड करके लिख दिया है, ठीक है। उसने क्या किया है जरा मैं आपसे वो बात कर लेता हूँ, सुनना। उसने बोला कि आपको क्या चाहिए, है ना, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इस वाले पार्ट को। देखो इस वाले पार्ट में गलत क्या है पहले वो बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू लेट से ले ली है 0, आप समझना प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही 0 लिया तो ये -π/2 π/2, तो सर -π/2 से π/2 तो मिल जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने n की वैल्यू क्या ले ली है 1, जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 लेते ही क्या हो जाता है? ये हो जाता है 3π/2 और ये क्या हो जाता है? 5π/2। ये वही बात है, मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। उसने क्या किया? π/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2n π - π/2 2n π + π/2 सॉर्टेड है, बिल्कुल सही, हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। लेकिन अब जब मुझे ये लिखना है कि cos x कब कब नेगेटिव है, तो जरा आप इस जोन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो पाई से देखो, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, मैं पाई का एक ऑड मल्टीपल ढूंढ रहा हूँ और उसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसमें π/2 ऐड कर रहा हूँ। आप सुन रहे हो क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनियन ले रहा हूँ और इसको मैं जनरलाइज करके भी लिख दूंगा, पर मैं क्या कर रहा हूँ, पाई का एक ऑड मल्टीपल ले रहा हूँ। पाई का ऑड मल्टीपल लेना मतलब क्या? मतलब 2n + 1। आप सुन रहे हैं क्या? उसमें से हम पहले क्या करेंगे, उसमें से हम पहले π/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2n + 1 में से मैंने क्या किया? π/2 सब्ट्रैक्ट किया। आप सुन रहे हैं क्या? बहुत सिंपल सी बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं एक और काम करूंगा कि उसी ऑड मल्टीपल में से ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो आपके n है, यहाँ पर ये जो आपके n है वो कोई भी इंटीजर है, जो n है आपका वो कोई भी इंटीजर है। उसी तरीके से π/2 के, मतलब आई एम रियली सॉरी, पाई के, है ना, ये जो है ये 2n + 1 टाइम्स पाई है। मुझे यहाँ पर पाई भी लिख लेना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब इसे थोड़ा साफ ही लिखें तो अच्छा है, आपको परेशानी ना होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने पाई का एक ऑड मल्टीपल लिया है, मैं उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ जो वो फॉलो कर रहा है। देखो पाई का एक ऑड मल्टीपल लिया, उसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ जाएंगे, उसमें π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो देखो पाई का कोई ऑड मल्टीपल, उसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट किया और पाई के उसी ऑड मल्टीपल में हमने π/2 ऐड किया। अगर इस बात को इतने कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लिखते हुए ना के बजाय मैं इसे और साफ तौर पर लिखूं तो देखो ये बन जाएगा 2n π, फिर ये होगा पाई - π/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n π + π/2। इसी तरीके से ये हो जाएगा
ये हो जाएगा कितना 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। मतलब आप इसे चाहते तो और साफ भाषा में 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ये इस तरीके से लिखा जो तरीका आपको उसने यहाँ पर इस तरीके से लिख कर दिया है। खैर ये उसने सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया है, हमने लेस देन 0 के लिए भी बना लिया है। इसके अलावा इसको लिखने का और भी दूसरा तरीका हो सकता है, जब मैं पाई बाई 2 को सिंप्लीफाई कर दूँ और पाई को अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दूँ, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर इनकेस कोई कन्फ्यूजन है तो, कि सर cos x जब आपका नेगेटिव है तो जो आपका x है वो किस तरीके से चीज़ों को बिलोंग कर रहा है, वो इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि पहली बात तो n जो है वो सारे आपके इंटीजर्स हैं, है ना, और आप यूनियन ले रहे हो। यूनियन किसका ले रहे हो, गौर से सुनना, आप ले रहे हो, देखो पाई अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना पाई बाई 2, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो इस कैटेगरी से आप देखो ना 2n पाई जो आपका है प्लस पाई बाई 2, यानी यहाँ से आप कहाँ तक जा रहे हो, आप जा रहे हो 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 तक, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 2n पाई प्लस, गौर से देखिए भाई, पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज कितना, दैट इज 3 पाई बाई 2। खैर दोनों तरीके आपके वाजिब हैं, दोनों तरीके जायज़ हैं, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना क्या माना है, 2n पाई। जैसे इस बात को भी वैसे लिखा जा सकता था, यहाँ स्पेस कम है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे अगर कोई कहता cos x जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 हो, तो इसी बात को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पाई बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। देखो ना आप 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना क्या मान लिया है, हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना मान लिया है कि सर ये जो है ये तब होगा जब x जो है आपका किसे बिलोंग करे, यूनियन ले लो आप, n सारे इंटीजर वैल्यू ले लो, कहाँ से कहाँ तक, 2n पाई में से पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करो और 2n पाई में और 2n पाई में आप पाई बाई 2 ऐड करो। इस तरीके से अगर आप यूनियन लेते हैं तो बेशक ये जो जोन है आपका, ये हमेशा आपका एक पॉजिटिव वैल्यू देगा cos x की। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, आई होप चीज़ें समझ आती चली जा रही हैं। मेरा कहना है कुछ भी रटने ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ें समझिए। इवन पर्सनली सच कहूँ तो मैं कभी इन्हें याद नहीं करूँगा, मैं इन्हें समझूंगा, और समझूंगा कैसे, हर बार cos x का ग्राफ बना के, और हर बार जो रिजल्ट आपको ठीक लगे लिखो। जैसे बुक में अगर ये दिया है तो आपका हो सकता है ये बन जाए, और स्वाभाविक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। बुक में अगर ये दिया है तो आपका क्या बन सकता है, आपका रिजल्ट बन सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। डिपेंड्स, आप चीज़ें बना लें, आप आंसर ले आए, आप मैच कर लेंगे ऑप्शंस देखकर। क्या ये पैटर्न समझ आ रहा है कि कब 1 कब 0, कब 0 से बड़ा, कब 0 से छोटा, कब cos x और cos अल्फा इक्वल होंगे, इसकी रेंज और डोमेन, आई थिंक हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी लाई जा सकती है अगर मैं ग्राफ्स जानता हूँ। मेरा यकीन करिए इस बात की इंपॉर्टेंस जितनी बताऊँ उतनी कम है कि अगर आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता है तो आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे और सोच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारे 10x की तरफ जाते हैं। cos x के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर अगर मैं मूव करूँ तो नेक्स्ट पार्ट जो निकल कर आता है ये हमारा cos x का ग्राफ था। इसको लेकर थोड़ी और चीज़ें कंक्लूड कर दें तो कर देते हैं। ये पहली बात तो एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है, देखो जैसा इधर बन रहा है ऐसा इधर बन रहा है, जैसा ये इधर बन रहा है वैसा ही पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 के लिए इधर बन रहा है। तो अगर y एक्सिस मिरर इमेज की तरह काम करे और जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ही इधर बने, तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है, अगर मैं उनमें माइनस एक्स पास करूँ x की जगह तो वो आपको वही x दे देंगे। जैसे ऑड फंक्शन में हम रख रहे थे साइन में माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स बन रहा था। इवन फंक्शन की खास बात क्या है, उसमें आप cos माइनस एक्स को cos एक्स ही बनता हो पाएंगे। यानी बहुत खूबसूरत सी बात है, जैसे जो cos 30 होगा वही आपका cos माइनस 30 होगा। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि cos माइनस पाई बाई 6 कितना होगा तो मैं कहूँगा आप अगर cos पाई बाई 6 निकाल सकते हैं तो ये निकाल लीजिए। खैर ये सारा डिस्कशन कौन सा एंगल कैसे होता है, पीरियोडिसिटी के कारण कैसे पैटर्न बनाया जा सकता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी के थ्रू हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर मेरा मानना है ये बात आपको समझ आ रही है कि एक कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। आई होप आपको दिख ही रहा है कि एक मेनी वन फंक्शन है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो दूसरी बात, ये एक मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, इसमें भी एक खास बात है कि जैसा आपको 0 से पाई में चीज़ें मिल जा रही हैं, ये कुछ खास रीज़न से मैं कह रहा हूँ। जैसे साइन एक्स मैंने पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहा था, यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ आपको 0 से पाई के बीच में मिल जा रही हैं ये सब जगह मिलती चली जाएंगी। और अगर मैं इसके पीरियड की बात करूँ तो फिर से देखो आप इसका पीरियड 2 पाई पाएंगे। क्यों पाएंगे सर, सिंपल सी बात है, गौर से देखो। जो कहानी 0 से 2 पाई तक चली
वही कहानी वापस बार बार उठा के रख दी जाए तो वो अपने आप को रिपीट कर रहा है फंक्शन। तो ये फंक्शन भी कैसा है, पीरियोडिक। और cos x फंक्शन के पीरियड की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका भी पीरियड आपका 2π होता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन ही हैं और cos x और sin x दोनों का पीरियड आपका 2π होता है। ये बात प्लीज़ याद रखिएगा। अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो हम ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन कहते हैं। ऐसा हर फंक्शन के लिए ट्रू है। कोई भी फंक्शन अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो वो एक ऑड फंक्शन, और कोई भी फंक्शन अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो वो एक इवन फंक्शन होता है। दूसरी बात, मैनी वन तो ये है। क्या ये बात आपको समझ आई? मूव करते हैं अब हम 10x पर। 10x के ग्राफ को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं और चीज़ें समझते हैं। गौर से सुनिएगा, मज़ेदार सी चीज़ें हैं, आप बहुत खूबसूरत तरीके से चीज़ें बनती हुई होती हुई देख पाएंगे, है ना। गौर से सुनते जाइएगा और चीज़ें समझते जाइएगा, काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें अभी यहाँ पर होंगी, है ना। मैं पूरा ग्राफ आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर अलग एक नज़रिए, पर्सपेक्टिव और पहलू से, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती चली जाए। बस ध्यान से सुनते जाइएगा, मज़ेदार सा एक कंसेप्ट है और काफ़ी इंसाइटफुली आप चीज़ें देखेंगे, है ना। जैसे ये आपका वाई एक्सिस तो एक ही है, बस ये कुछ लाइंस मैंने खींची हैं जो कि मेरे कुछ पर्सनल कारणों की वजह से खींचे, और आप भी ये बात समझ जाएंगे कि ऐसा करने के पीछे वजह क्या है ना। जैसे ये रहा आपका वाई एक्सिस, मतलब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बना देता हूँ। ये होगा वाई एक्सिस, क्यों ऐसा गलती कर रहा हूँ, ये होगा एक्स एक्सिस, और इसे मान लेते हैं 2000 तो ये मान लेते हैं एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, है ना। ये क्या है आपका वाई एक्सिस। अब सुनते जाइएगा, 10x का ग्राफ बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ है। ये पहली बात तो पीरियोडिक फंक्शन है। मैं क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है, आप भी कई दफ़ा इसे देख लेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। पहले तो मैं पॉइंट बना देता हूँ, ये होता है π/2, फिर ये होता है आपका क्या 3π/2, है ना। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। मैं बजाय इसके इसको ऐसा ले लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर चूंकि अब बना लिया है तो ऐसा ही बनाते हैं, और इन चीज़ों को थोड़ा अगर शिफ्ट कर दें तो कर लेते हैं, है ना। जैसे ये हो जाएगा π/2, हो जाएगा -π/2, है ना। मैं पहले तो ये वाला पार्ट बनाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये अगर π/2 है, ये 0 है, और अगर ये क्या है आपका -π/2, गौर से सुनिएगा। ऑफकोर्स यहाँ पर 3π/2 नहीं, ये क्या होगा आपका पाई, है ना। और अगर ये होगा पाई तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। और इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। आई होप आप लोग सुन रहे हैं। अगर ये 0 है तो यहाँ कहीं बीच में एग्जैक्ट कहीं पाई होगा, और ऐसे ही यहाँ कहीं एग्जैक्ट कहीं क्या होगा -π। यहाँ एग्जैक्टली -3π/2 होगा, और यहाँ आपका +3π/2 होगा। क्यों कर रहा हूँ ये सब आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा और चीज़ें ध्यान से सुनते चले जाइएगा। जैसे ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये 0 पर 0 होता है, और जैसे जैसे आप π/2 तक जाते हो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और -π/2 से 0 में ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा होता है। इस तरीके से फंक्शन ड्रॉ होता है। सेम एक्सप्रेशन इटरेशन, जैसा 0 पर था वैसा ही पाई पर होगा। पाई से 3π/2 में ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और π/2 से पाई में ये इस तरीके से नेगेटिवली अपने आप को दोहराएगा। सेम जैसा 0 और पाई पर है वैसे ही -π पर होगा। -π से -π/2 तक ये अपने आप को इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, और -π से अगर -3π/2 तरफ नेगेटिव साइड अगर आप आए पीछे की तरफ तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सेम सिमेट्रिकली ग्राफ बनता चला जाएगा इस तरीके से। मुझे ग्राफ याद है, मुझे पॉइंट्स याद है, तो मैं आपको भी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि कब कब 0 होता है। ये सर 0, है ना, पाई, अगली बार 2π, फिर -π, इन सब पर 0 होगा। अच्छा, इन सब से पहले कब 0 कब क्या नहीं होगा, आपके ये x एक्सिस पर x की हर वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट फॉर कुछ वैल्यूज़ पर नहीं करता है। जैसे देखो सर, π/2 पर मैं ढूंढूंगा तो ये जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन π/2 पर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ना। तो π/2 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। -π/2 पर आप इसे ढूंढने तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखेगा इस तरफ से, मतलब -π/2 पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 3π/2 पर भी नहीं करता है, -3π/2, यानी π/2 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर मुझसे आप इसका डोमेन पूछते, तो मैं क्या कहता, मैं कहता सारे रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से सारे +इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स। लेकिन इसमें किस तरह के नंबर्स मैं नहीं लूँगा, मैं इसमें से आपके ये सारे नंबर्स हटा दूंगा। किस तरीके के, जो आपके π/2 के कैसे मल्टीपल हों, जो आपके π/2 के ऑड मल्टीपल्स हों। वो सारे नंबर्स जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, जहाँ पे n क्या हो भाई, जहाँ पे n एक इंटीजर हो, ये सारे नंबर्स को मैं रियल नंबर्स में से हटा दूंगा। मतलब
पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, माइनस 7 पाई बाई टू, ये सारे नंबर हटाने होंगे क्योंकि इन पर इसका वजूद नहीं है। ये क्यों नहीं है? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, जब हम sin x अपॉन cos x करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि जब जब cos x आपका 0 होता है तब तब ये फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप खुद जान जाएंगे, पर मेरा मानना है थोड़ा बहुत ग्राफ को लेकर चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर मैं, ठीक है सर, आपको डोमेन जो आपने कहा वो मान लिया, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, तो आप रेंज को लेकर अपना ओपिनियन क्या रखते हैं? आई थिंक रेंज भी बहुत सुलझा हुआ सा कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो, मैं वाई एक्सिस पर रीड करता हूँ, तो वाई एक्सिस पर मैंने देखना शुरू किया सर, तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। अब देखो ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मैं प्लस इन्फिनिटी तक जा पा रहा हूँ, तो वाई एक्सिस पे ये सारी रियल वैल्यूज ले रहे हैं। तो इस फंक्शन की अगर कोई मुझसे रेंज पूछेगा तो मैं कहूँगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि 10x जो है सर वो 0 है, अगर मुझसे कोई कहता है कि 10x जो है वो 0 है, तो मैं क्या कहूँगा भाई? मैं कहूँगा सर साफ साफ बात है, ये x की किन वैल्यूज़ के लिए 0 है? तो आप देखिए ज़रा, ये x की किन वैल्यूज़ के लिए 0 है सर? 0 के लिए, पाई के लिए, है ना, माइनस पाई के लिए, मतलब पाई के सारे मल्टीपल्स के लिए। मतलब मैं क्या कहूँगा, x जब जब पाई का कोई मल्टीपल हुआ, x जब जब पाई का कोई मल्टीपल हुआ, तब तब आपका एक्सप्रेशन कैसा हुआ? तब तब आपका 10x जो है वो 0 हुआ। बहुत खुशी की बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और क्या? और अगर मैं आपसे पूछूं ये कब कब पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा कब कब है? आप देख पा रहे हो, मैं बहुत आराम से कंक्लूड कर पाऊंगा कि 0 से पाई बाई टू, पाई से 3 पाई बाई टू, यानी मैं ऐसा कहूँगा कि पाई के मल्टीपल से पाई बाई टू आगे और उसको बढ़ा दो। मतलब मैं एक बहुत सामान्य भाषा में लिखूंगा, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो ध्यान से, मैं लिखूंगा कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि 10x कब कब पॉजिटिव होता है, मतलब 10x कब कब 0 से बढ़ा है, तो मैं कहूँगा x की वो सारी वैल्यूज़ कैसी, पाई के किसी भी मल्टीपल से आप उठाइए उसे, है ना, पाई के किसी भी मल्टीपल से आप उसे उठाइए और उस मल्टीपल में क्या ऐड कर दीजिए, उस मल्टीपल में आप पाई बाई टू ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें ढूंढेंगे, इस तरीके से अगर आप चीज़ें ढूंढेंगे, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर, आप सोचो ना, n की जगह 0 रखा तो 0 से पाई बाई टू तक, n की जगह 1 रखा तो 1 से 3 पाई बाई टू तक, मतलब पाई से 3 पाई बाई टू तक। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा सर, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे कि बेशक जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिखो। जैसे कि इसी बात को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता था, इसी बात को लिखने का तरीका हो सकता था ना, ये डिपेंड करता है बुक में आपको कैसे दिया, n पाई तो दिया रहेगा, है ना। यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा सर, ये होगा आपका 2n प्लस 1, आप समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा 2n, मतलब मैंने पाई कॉमन लिया तो बन जाता है n प्लस 1 बाई 2, तो 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2। स्वाभाविक सी बात है, यही हम देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो पाई बाई 2। अब आप n की वैल्यू रखते जाओ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक और छोटी सी बात मैं आपको दिखाना, समझाना या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 10x कब कब नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर देखो माइनस पाई बाई टू से 0 में, पाई बाई टू से पाई में। तो अब क्या हो रहा है सर, अब वो पाई के किसी मल्टीपल तक तो जा रहे हैं, पर उससे माइनस पाई बाई टू वैल्यू से वहाँ तक। बस मैं देखने का एक तरीका आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मुझसे कोई कह रहा है कि सर आप बताओ 10x कब कब नेगेटिव है, तो दो बातें क्या, सुनना ध्यान से। पहला तरीका, मैं सारे तरीके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर आप क्या करो, आप पहला तरीका तो ये लिख लो कि क्या, आप कहाँ तक जाओ, आप पाई के किसी मल्टीपल तक जाओ तो उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, मतलब राइट हैंड साइड पर जो एक्सट्रीम होगा वो पाई का कोई मल्टीपल होगा, जैसे कि मैंने क्या लिख लिया n पाई। लेकिन कहाँ से जाना है सर, उससे पाई बाई टू कम कर दो, तो माइनस पाई बाई टू कर दो और वहाँ तक आओ, यानी क्या, आप क्या लिखो n पाई माइनस पाई बाई टू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बड़ी साफ, सामान्य और जाहिर सी बात है। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आप देख पा रहे हो। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर n की वैल्यू सारा यूनियन ले लो, कैसा, अगर आप पाई कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाता है n माइनस 1 बाई टू, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई टू से n पाई तक। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? बड़ी ही साफ, सुंदर और सुलझी हुई सी ये बात आपके सामने लिखी गई है। अच्छा सर, इसमें आप एक बात मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हैं भाई? कि सर अगर 10 में कोई वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि 10 में कोई वैल्यू मुझसे पूछी जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या अप्रोच, क्या तरीका रहेगा सर? आप क्या करो फिर वही बात कि 10x अगर 10 अल्फ़ा के इक्वल है तो आप कैसे ढूंढेंगे? ये रहा। अब अगर मैं ढूंढने चला तो ये रही एक वैल्यू, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आपकी अल्फ़ा, तो 0 से अल्फ़ा डिस्टेंस आगे गए। सिमेट्री देखो,
पाई से भी आपको अल्फा डिस्टेंस आगे जाना है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा पाई प्लस अल्फा। आप सुन रहे हो क्या मैं कैसे चीज़ें सोचता हूँ, जैसे कि ये भी कितनी डिस्टेंस है, आई होप वो ग्राफ मैंने बहुत खूबसूरती से नहीं बनाया, बट ये भी डिस्टेंस अल्फा है, तो अब माइनस पाई से अल्फा डिस्टेंस राइट साइड आए तो माइनस पाई प्लस अल्फा। आप समझ पा रहे हो क्या? आपको सिर्फ ये करना है कि जो पाई के मल्टीपल्स हैं उसमें आपको अल्फा ऐड करते चले जाना है। मतलब अगर कभी भी कोई आपसे कहे, क्या कहे कि 10x जो है 10x जो है वो 10 अल्फा के इक्वल है, तो आप x को क्या कहेंगे, x को मैं कहूँगा कि पाई का वो जो भी मल्टीपल है उसमें आप क्या करिए, अल्फा ऐड कर दीजिए। वहाँ पर जो आपका n है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या अब आपको जनरलाइजेशन समझ आ रहे हैं कि हम कैसे चीज़ें सोच रहे हैं? अच्छा, इसके साथ साथ आई होप आई नीड नॉट टेल यू मॉड 10 अल्फा या 10 स्क्वायर अल्फा क्या होगा, वो बेशक सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, है ना, जीरो से आपके इन्फिनिटी तक। ये बात मेरे ख्याल से मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर सारे पाई बाय 2 के आपके ऑड मल्टीपल्स। 10x जीरो कब होगा, जब वो n पाई का मल्टीपल होगा, और 10x 10 अल्फा के इक्वल है, तो वो होगा x जो होगा वो महज अल्फा नहीं होगा, वो n पाई प्लस अल्फा कैटेगरी का एक नंबर होगा। इसी के साथ अब अगर मैं 10 को लेकर चीज़ें कंक्लूड करूं तो 10 बड़ा सामान्य सा फंक्शन है, इसको लेकर हमें कुछ काम की बहुत सिंपल सी बातें पता चली। क्या? ये आपके 10x का ग्राफ है जो थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, बट आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। सर सबसे पहली बात, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पर इस बार इसका पीरियड क्या है सर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये जोन याद रखना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला जोन याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप यही बात को उठा के वापस रख दूं तो वापस ये बात बन जाती है। मतलब इस बार इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड होगा पाई। ये इवन है या ऑड, आप देखो ना, जीरो के इस तरफ जैसा है वैसा ही इस तरफ है। आई होप आपको चीज़ें दिख रही है। तो एक ऐसा फंक्शन हुआ, ये एक ऑड फंक्शन हुआ। ऑड मतलब क्या? ऑड मतलब हमेशा याद रखिए कि 10 माइनस एक्स आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 10x के। अच्छा, ये मैनी वन या वन वन, सर जाहिर सी बात है ना, बहुत साधारण सी बात है कि y की किसी सिंगल वैल्यू के लिए मुझे x की मल्टीपल वैल्यूज़ मिलना तय है। तो मैं कहूँगा ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी वन। मैं अगर एक मोटा मोटा आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ तो अभी तक हमने महज 3 बातों पर बात की है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। बहुत खास, बहुत विशेष, बहुत ही डेडिकेटेड, इंटीग्रेटेड सी बातें हमने नहीं की, बहुत साधारण सी बातें की हैं, है ना। बस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही है। अच्छा चलो, एक हल्का फुल्का एक आइडिया और देने की कोशिश करता हूँ, समझना। ये बात आपके काम आएगी कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं, ये वैल्यूज़ से बनते हैं ना। जो मेजर वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे अक्सर वो क्या होंगी, वो होंगी हमारी साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स, और ये जो 10x आपके 3 हैं, इसमें अगर मैं 3 एंगल्स पर बात करूँ, सॉरी कुछ मेजर से एंगल्स पर बात करूँ, तो एक एंगल जिससे आप डील कर रहे होंगे वो होगा 0, एक होगा 30 डिग्री, एक होगा 45 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक होगा आपका 90 डिग्री, है ना। दूसरी बात, मैं इन वैल्यूज़ को कैसे याद रखता हूँ, कैसे क्रिएट करता हूँ, इसका तरीका बड़ा आसान सा है। पहले मैं लिखता हूँ लेट्स से 0 1, है ना, 2 3 और 4, इन सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 से डिवाइड किया तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और जब मैंने इन सबको 4 से डिवाइड किया तो इन सब का मैं क्या ले लेता हूँ, अंडर रूट। गौर से सुनिएगा, जैसे ही आपने इस तरीके का कोई ऑपरेशन किया, गौर से सुनना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, ये हो जाना है √3/2, और ये हो जाना है 1, याद रहेगा। अब साइन एक्स का मतलब जो एंगल वाइज अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल होते हैं साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका अभी फिलहाल ये मतलब याद रखिए कि अगर जो साइन 90 है वही कॉस आपका 0 होगा, जो साइन 60 है वो आपका कॉस 30 होगा, जो आपका साइन 45 है वही आपका कॉस 45 होगा, जो आपका साइन 30 है वो आपका कॉस 60 होगा, और जो आपका साइन 0 है वो आपका कॉस 90 होगा। टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 कितना हो जाना है, क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है सर, ये हो जाता है 0। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाता है 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाता है √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड, या फिर इसे आप कहना चाहें तो अप्रोचिंग इन्फिनिटी, है ना, जिसे हम अक्सर 1/0 इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसीलिए आपका 10 90 और इन सारी वैल्यूज़ पर नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है? मेरा यकीन करिए, बस ये टेबल याद रहने भर से
आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि इन एंगल्स पर बेस्ड होंगे, इनसे कहीं आगे पीछे इनके किसी मल्टीपल में कहीं आगे पीछे होंगे तो आप निकाल पाएंगे। बात करेंगे कैसे, क्यों, पर अभी फिलहाल बस इसे याद रखिएगा, इससे काफ़ी सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। एक हम क्वाड्रेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो कि मेरा कहना है ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ें तभी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल उसको लेकर एक अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। बट बस आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो चीज़ें रिपीट होंगी, और अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं किसी पैटर्न पे तो कोई रूल, कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? फॉर्मूले क्या होते हैं? जब चीज़ें रिपीट हों तो एक जनरलाइज्ड वे दे दिया जाता है, वैल्यू फीड करिए, आंसर आ जाता है, बस वही हम क्रिएट कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे सारी बातें कह रहा हूँ। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे काम की सबसे ज़रूरी बात, साइन, कॉस और टेन अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉसेक, सेक और कॉट डिस्कस करेंगे। सारी बातें मतलब उनमें डोमेन और रेंज कैसे बदलता है, सेम नहीं है, चीज़ें बिल्कुल उलट जाएंगी। वहाँ पर चीज़ें कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कब क्या होती हैं उसको लेकर भी डिस्कशन, और वहाँ पर जनरलाइजेशन की अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू के इक्वल है तो एंगल में कैसे आप चीज़ें देखते हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन हम करेंगे। और इनके रेसिप्रोकल जो आपके फंक्शंस हैं उनको लेकर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको पता है ये आपकी हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप ऐसा आप जानते हैं, और ये मेरा मानना है कि आप जानते हो कि ये तैयारी बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और थरली आपको करवाई जा रही है, एकदम फुल फ्लेजेडली, बहुत डेडिकेटेड मैनर में, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम पूरा जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसे 5 चंक्स में डिवाइड करके ये सारी तैयारी कर रहे हैं। 5 चंक्स आपके जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला कवर किया। अब हम आपके कैलकुलस में ये सारी चीज़ें करें जहाँ पर हमने रिलेशन इन फंक्शंस के बाद कहाँ पर शिफ्ट हो जाना है, आपके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी जो बेसिकली का एक्सटेंशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे भाई, उसके बाद हम आएंगे आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैलकुलस खत्म होने के बाद वेक्टर्स एंड 3D, ये आपके 2 चैप्टर्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन वहाँ ना रहे, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं, क्रूशियल हैं, और आप वहाँ गलतियाँ कर देते हैं तो उन्हें हम अच्छे से समझेंगे और आप पाएंगे कि ये बहुत आसान से टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम आपके लिए वेक्टर्स इन 3D के बाद अलजेब्रा शुरू करेंगे। अलजेब्रा में वो सारे सिंगल टॉपिक्स जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लोगैरिथम, आपकी सारी ये मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस इन सीरीज होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और भी कई सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाएंगी। बचेगा ट्रिग्नोमेट्री, वो हम आखिरी में कवर करेंगे, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज इन इक्वेशंस, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी इनइक्वालिटीज़, हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस होगी। और ये सारी तैयारी बहुत स्ट्रैटेजिकली करवाई जा रही है, मतलब हम कंसेप्ट्स कर रहे हैं, उनके हर एक चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, एग्जाम्पल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे चैप्टर का पूरा जो कंप्लीट हो जाता है वो चैप्टर, ताकि आपको हर एक वैरायटी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। और क्या सर, इसके बाद भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बाइंड अप करते हैं JEE एडवांस के उस चैप्टर से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मतलब एक अच्छी तैयारी है आपकी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। Thank you so much for watching this video.